यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो हम विप्लवा में भी कई सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आज के इस 21st सेंचुरी में, तो आज हमारे टेक्नोलॉजी हमको इतना इजी और सिंपल से करके दिया है। तो इसलिए मैं सबसे पहले हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन पैनलिस्ट से आमंत्रण करना चाहूँगा, डिबेट को आगाज दे। अंकित जी, आपका क्या कहना है? धन्यवाद अमन जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। आपने क्या ड्रेस कोड रखा है, ये बेसिक पहन कर आना पड़ा, तो अगली बार से इसका ध्यान रखिएगा। चलिए मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। आज टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं, तो आज इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि आज हमारा जीवन ही टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी और न जाने अनेक क्षेत्रों में हमने टेक्नोलॉजी दिया है। या यूं कहें कि अगर टेक्नोलॉजी है सब कुछ संभव है। अमन जी, पहले यात्रा करने में महीनों लगते थे, लेकिन आज हम चांद पे भी चंद घंटों में पहुंच चुके हैं। यही नहीं, यूपीआई के माध्यम से पलक झपकते हम लाखों रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, और मात्र एक क्लिक पे, क्या अमन जी, मात्र एक क्लिक पे सारी दुनिया का सैर करा सकती है। यही नहीं, आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ड्राइवरलेस ऑटो व्हीकल का बात कर रहे हैं, और ये महाशय बैलगाड़ी पे लटके हुए हैं। आप बताइए अमन जी, आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जो हम लाइट, फैन, टीवी, जो माइक्रोफोन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब हमारा ही देन है। अगर आज ये ना होता तो ये विप्लव फेस्टिवल भी नहीं होता था। तो अमन जी, मुझे लगता है कि ये लोग अपना समय बर्बाद करने यहाँ पे आ चुके हैं। इनको हमारे एडवांसमेंट से जलन हो रही है और हमने ही दोस्त निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अब पूछिए इनसे, इन्होंने क्या दिया है, पूछिए। जानकुल जी का ये कहना है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कई सारे मेरिट्स गिनाए। आपके बेसिक टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद अमन जी, आपने हमें इस मंच पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। जैसे हमारे मित्र अंकित जी बड़ी बड़ी डीजे आंकड़े, तथ्य के नाम पे इनको शुतुरमुर्ग बने हुए, अपना सर नीचे जमीन में फंसाए हुए हैं और सर को ऊपर करके बोलते हैं आसमान नहीं गिरेगा। सर को जमीन से निकालिए और देखिए वैदिक सभ्यता को रखिए ना वहां से। बात कर रहे थे यूपीआई के बारे में। जितने सेकेंड में आप कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, उससे कम सेकेंड में कई लाखों फ्रॉड हो चुके हैं। आप ये नहीं बताते हैं। आप बता रहे थे एआई ट्रांजैक्शन की। एआई आप क्या करते हैं, वीडियो मॉर्फ करते हैं, एक का वॉइस दूसरे का फेस लगा के दूसरे प्रतिष्ठित लोगों को बदनाम करते हैं। आपका यही एआई है। आप बात कर रहे थे इंटरनेट, एक क्लिक पे दुनिया घूमते। कौन कौन दुनिया घूमते हैं यहाँ के यूथ को पता है? आप 80 से 90% डाटा का यूज पोर्न देखने में करते हैं। आप समाज को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? आप बात कर रहे थे, आपका अभी ब्राउजर हिस्ट्री दिखा दूं तो आप पानी पानी हो जाएगा। बढ़िया संयम बनाए रखिए। आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वार्निंग मैं दे रहा हूं आपको। जी धन्यवाद जानकुल जी, आपने मजबूती से अपना पक्ष रखा। मैं सौरभ जी की ओर रुक करूंगा। सौरभ जी, इन्होंने कई सारे डिमेरिट्स गिनाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, और हम जानते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न एजुकेशन की ही देन है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने इस डिबेट में मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसे एजुकेशन के बारे में मैं बात करता हूँ, तो मैं मॉडर्न एजुकेशन से पहले वैदिक एजुकेशन के बारे में कुछ तथ्य गिनाना चाहता हूँ कि इनके वैदिक एजुकेशन में क्या क्या कमियां थी। इन लोग वैदिक एजुकेशन में एजुकेशन के नाम पे महिलाओं का शोषण करते थे। ये महिलाओं और पुरुषों में पक्षपात करते थे। ये महिलाओं को गुरुकुल जाने का अधिकार नहीं देते थे। महिलाओं को
महिलाओं को सिर्फ घर में खाना बनाना और बच्चे पालने तक सीमित रखते थे ये लोग ज्ञान के नाम पे जातिवाद फैलाना इनको आता था। इनसे पूछिए, शूद्रों को गुरुकुल जाने का आदेश इन लोग क्यों नहीं देते थे? अगर शूद्र शास्त्र सुन लेते थे तो उनके कान में ये लोग सरिया डाल देते थे। ऐसा था इनका बेसिक एजुकेशन। लेकिन आज हमारा मॉडर्न एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो सभी को बराबर अधिकार देता है ज्ञान लेने का, जिसके चलते आज हमारे समाज में कितने सारी स्त्रियां उच्च पद पे विराजमान हैं। हम हमारे उदाहरण देंगे, जैसे बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम, कल्पना चावला, मिथाली राज, साना नेहवाल, पीटी उषा जैसे अनगिनत स्त्रियां हैं जिनको आज हमने उच्च पद पे विराजमान किया। हमने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कोरोना काल में कितने सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन टीचर के साथ सानिध्य दिया। लेकिन इनके एजुकेशन में क्या था, एक शिष्य को रेफर करके गुरुकुल जाना था। लेकिन हमने ऑनलाइन एजुकेशन के चलते इनके समय को बचाया। तो आप इनसे पूछिए, क्या ये वो एजुकेशन को वापस लाना चाहते हैं जिसमें औरतों के साथ शोषण किया जाए और जाति और धन कुछ लोगों को ज्ञान दिया जाए? आप इनसे पूछिए। जी धन्यवाद सौरभ जी, आपने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा। निशांत जी, इनका कई आरोप है आपके ऊपर। इन्होंने 4-5 आरोप लगाया, जैसे कि इन्होंने बताया वुमेन एजुकेशन, बेसिक सिविलाइजेशन में वुमेन को एजुकेट नहीं किया जाता था। दूसरा इन्होंने जो आरोप लगाया कास्टिज्म का, कि आप सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही मौका देते थे बेसिक एजुकेशन के लिए। और तीसरा ऑनलाइन एजुकेशन। आज देख सकते हैं कि एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आसानी से इजी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है निशांत जी? धन्यवाद अमन प्रभु। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वुमेन एजुकेशन की बात बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या करते हैं। इनको पता है आज कितने रेप केसेस हो रहे हैं। मैं आपको 2019 का केस बताता हूँ, 32,000 रेप केसेस, वो भी जो जस्ट रिकॉर्ड हुए। इतने सारे ऐसे रेप केसेस जो आज तक रिकॉर्ड हुए ही नहीं है। ये रिपोर्ट बताता है कि हर घंटे 4 रेप केसेस हो रहे हैं, और जब तक ये विप्लव कैंप खत्म होगा तब तक न जाने कितने रेप केसेस हो रहे हैं। और ये है आपका समाज। और आप बता रहे हैं कि हमने वुमेन को कहाँ पहुँचा दिया। और आपको बताते हैं, आप स्त्रियों को छोटे छोटे फटे कपड़े बना के ऐड करवाते हैं और बोलते हैं कि हमने वुमेन को बहुत ऊपर पहुँचा दिया। हमारे समाज में ये शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस जगह पे महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पे भगवान वास करते हैं। लेकिन इन्होंने इस मॉडर्न डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। हम आपको 2 न्यूज बताते हैं। आज लखनऊ का केस लीजिए, वो बच्चा 12-12 घंटे गेम खेलता था और इतना एडिक्टेड हो चुका था कि उसकी माँ ने उसको मना किया तो उसने गोली मार दी। ये है ऑनलाइन का प्रभाव। और लखनऊ का ही केस ले लीजिए आप, उसने अपने माँ के अकाउंट से 36 लाख रुपए निकाल लिए वीडियो गेम की वजह से। ये है ऑनलाइन का प्रभाव। थैंक यू जी धन्यवाद। आज आपके मॉडर्न एजुकेशन में जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है और कई सारे हम देखते हैं कि सिनेमा घरे जिसमें कि वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है, और भी कई सारे आरोप लगाए हैं हमारे किसान जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू अमन जी, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और ये बात करते हैं शिक्षा की, मैं बताता हूँ आपको शिक्षा के बारे में। अभी बाहर में शिक्षा को लेके कितने कमाल हो रहे हैं। और मैं बताता हूँ, ये अभी क्या बता रहे थे, जो छोटे छोटे कपड़ों में आर्ट्स चलाते हैं, इनकी सोच ही गलत है। और आर्ट्स के क्षेत्रों में हम लोग के पास ऑप्शन की कोई कमी ही नहीं है। हमने सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग में इन सभी को एडवांस किया। और साथ ही कुछ मॉडर्न आर्ट को भी डेवलप किया, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, 3D पेंटिंग आदि। और आप सभी के सीमित कलाओं को हमने दुनिया के कोनों कोनों में पहुंचाया, YouTube के माध्यम से, OTT प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, सो बताइए। जी धन्यवाद जय कृष्ण जी। राधेश्याम जी, इनका ये कहना है कि जैसे इनका एक एग्जाम्पल है कि मान के चलो पहले के ज़माने में जो पेंटिंग 6 महीने में बनती थी, आज ये 6 मिनट में बना देते हैं AI और अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
तो इस तरीके से कला आज घर घर में विकसित हो चुकी है और हर कोई इजीली हर चीज़ कर सकता है कला के माध्यम से। डांस, टिकटॉक और अलग अलग वेबसाइट आ चुके हैं जिनके माध्यम से कला आसानी से हर घर में सुलभता से पॉसिबल हो पाया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें राजेश जी? थैंक यू अमन जी। अपनी कमियों का बखान करना कोई जय किशन जी से सीखे। आज कला के नाम पर क्या हो रहा है हम सभी को पता है। आज भारत का 90% युवा डेली एवरेज 4 घंटा अपना टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स, रील, टिकटॉक में बिता रहा है। अब पूछिए अपने बच्चों को ये कला के नाम पे क्या सिखाते हैं? पतली कमरिया हाय हाय या कच्चा बादाम सिखाते हैं? यही है इनकी कला। आज कला का असली आप सुनिए राधेश्याम जी, कला का असली आप इधर उधर की बातें ना करें। वैदिक सभ्यता में जो संगीत होती थी वो सामवेद पर आधारित थी। जो संगीत होता था वो भावना को अभिव्यक्त करने का साधन होता था। नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र 2000 वर्ष पहले भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, जो पंचम वेद माना जाता है। कालिदास, भवभूति जैसे नाटककारों ने नाट्य कला को सुशोभित किया। आज जाइए आप अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखिए भारतीय चित्रकला कितनी समृद्धशाली है। पूछिए इनसे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये कला का गला घोंट देंगे तो इनका भला कैसे होगा? पूछिए इनसे। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में राधेश्याम जी ने बहुत कुछ बताया। शुभम जी, मैं इसका जवाब आपसे मैं अमन प्रभु जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम झोपड़ी से हाईटेक गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा, शांघाई टावर एंड अनेक एग्जाम्पल है। और कोरोना काल में आपने 48 घंटे में 30 मंजिला हॉस्पिटल बना के दिया। सत्यम जी, इनका कहना है, इनका ये कहना है कि बुर्ज खलीफा, नाम सुना है आपने कभी? हाँ, सुना है ना? यस, इनका कहना है कि बुर्ज खलीफा, एफिल टावर और भी कई एग्जाम्पल इन्होंने लिए। इनका कहना है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सिविलाइजेशन की देन है। आपके सिविलाइजेशन में क्या था आर्किटेक्चर का रोल, आप बताएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने हमें मौका दिया अपने वैदिक कल्चर के बारे में सबको बताने का। तो जब हम लोग अपने पुराने बने मंदिर, आर्किटेक्ट और महलों को देखते हैं तो साफ जाहिर है कि उस ज़माने के कारीगर कितने उन्नत थे, कितने टैलेंटेड थे, जिन्होंने इतना शानदार बिल्डिंग्स, इतना शानदार मंदिर, इतना शानदार महल बनाया था। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कर्नाटका का विट्ठल टेम्पल हो या फिर उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल हो, ये अपने आप में इतने शानदार बने हैं कि आप तारीफ करते थकेंगे नहीं। महाराष्ट्र में एक टेम्पल है कैलाश टेम्पल, जो कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को तराश करके बनाया गया है। वो आज भी आप मौजूद, आप जाकर देख सकते हैं। यही नहीं, हम आपको इससे पहले का बताते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सुने हैं? वो 3000 ईसा पूर्व बसा सिविलाइजेशन, वो इतना मॉडर्न था और इतना अच्छे उसके कलाकार थे कि आज भी आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बोलेंगे कि ये बनाना इतना आसान नहीं था। कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आपको मॉडर्न बताते हैं। अभी हम आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर का हाल बताते हैं। भागलपुर बिहार में बने पुल का हाल देख लीजिए, 1 साल भी नहीं हुआ पुल गिर गया। ये आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और सुनिए, जैसे इन्होंने बताया कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े कर दिए कोरोना काल में, वही बिल्डिंग जब भूकंप और बाढ़ आते हैं तो ऐसे माचिस की तीलियों के जैसे बिखर जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे ही एग्जाम्पल है साल 2002 में आए भूकंप का नेपाल में, जिसमें पूरा का पूरा नेपाल का उस शहर का वो नाबूद हो गया। ये आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर। धन्यवाद सत्यम जी, आपने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा। सौरभ जी, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत चीज़ें बताई कि पहले के ज़माने में टेम्पल की इकोनॉमी होती थी और उसी के थ्रू चलती थी, और आर्किटेक्चर का इन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इकोनॉमी के क्षेत्र में? बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मौका देने के लिए। ये क्या इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे? उस सभ्यता की बात करते हैं जिसमें लोग माला करना, सास पढ़ना और लोटा लेके घूमने में समय बर्बाद करते थे। आप इससे जान सकते हैं कि उस समय इकोनॉमी का असर क्या रहा होगा। आपको लोटा से प्रॉब्लम है। जब एक काम जो ही काम लोटा में हो सकता है तो बाथरूम में जाकर नदियां बहाने क्या जरूरत है? बताइए आप। मैं इनके इकोनॉमी के इनके वैदिक सभ्यता के इकोनॉमी के बारे में बताना चाहता हूँ।
इनके समय में सीजनल एम्प्लॉयमेंट था। लोग थोड़े समय के लिए रोजगार उनको मिलता था, बाकी समय घर में सिर्फ बैठे रहते थे और समय बर्बाद करते थे। लेकिन हमने फुल टाइम जॉब दिया इनको। इनके समय में बार्टर सिस्टम था, जिससे गुड एक्सचेंज करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन दिया, जिसके चलते आज हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन लोग सिर्फ एक से दूसरे गांव में ट्रेडिंग करते थे, लेकिन आज हमारा वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के माध्यम से हम एक से दूसरे देश में ब्रदरहुड का भावना भी फैला रहे हैं। आज आप इनसे पूछिए, हमारे आज मॉडर्न जीडीपी रेट 7.2% है और भारत पूरे वर्ल्ड में 5वां सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है। आप इनसे पूछिए कि ये तथ्य ये जानते हैं कि नहीं। आप इनसे पूछिए, क्या ये उस सभ्यता की बात करते हैं जहाँ के लोग सिर्फ समय बर्बाद करते थे बैठ के? आप पूछिए इनसे। जी धन्यवाद सौरभ जी, आपने अपना पक्ष रखा। राधेश्याम जी, मैं आपसे इसका उत्तर लेना चाहूँगा। इन्होंने बताया कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का उल्लेख किया। जैसे इन्होंने बताया कि आपके समय में सीजनल एम्प्लॉयमेंट थी और बार्टर सिस्टम की वजह से एक्सचेंज करने में काफ़ी मुश्किल होती थी। आज कैशलेस ट्रांजेक्शन है और इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का बात किया। पहले आपके समय में एक सिविलाइजेशन से दूसरी से एक पर्टिकुलर जगह तक की सीमित थी एक्सचेंज, बट आज हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बात करता है, पूरा हर एक कंट्री उससे जुड़ा हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है? थैंक यू अमन जी, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना सौरभ जी कैसे काम करते थे। आप सौरभ जी कमेंट ना करें राजेश जी, हमें यहाँ बेइज्जती करने का बुलाया है। देख रहा आप इन्हें समझाइए, बार-बार पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, हमें कौवे से कंपेयर कर रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से। सौरभ जी जैसे लोग अगर इनको ठंड लगे तो अपने ही घर को जला के और तापने लगेंगे। ये बात कर रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था की। इनको पता होना चाहिए वैदिक सभ्यता में भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। ये बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। क्या ये जानते हैं हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच लेन देन के साक्ष्य मिले हैं, व्यापार होते थे उनके बीच बहुत पुराने समय में। ये बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट वैदिक सभ्यता का समस्या थी नहीं, ये आज की समस्या है। आज लाखों लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि एक रिसर्चर जिनका नाम है एमएस मेडिसिन ने बताया है 1000 ईस्वी तक भारत दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था था और पूरे दुनिया का 33% जीडीपी होल्ड करता था। आज ये 7% पे ताली बजा रहे हैं, ये डींग हाँक रहे हैं। क्या कहेंगे इससे आज आप देखिए, सुनिए एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात। आज अर्थव्यवस्था में किसानों का क्या हाल है? सबसे मुख्य किसानों का हाल जो है बहुत बदतर है। एक बताता हूँ आपको, पिछले साल ही राजस्थान में एक पूरे परिवार ने, किसान परिवार ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर लिया। आज इनकी अर्थव्यवस्था का दिन है कि ये किसान अच्छा से जी नहीं पा रहा। क्या यही है इनकी अर्थव्यवस्था? आज जो बो रहा है वो खा नहीं रहा है और जो सो रहा है वही खा रहा है। पूछिए इनसे, आज की अर्थव्यवस्था यही है। और वैदिक टीम ने कई सारे आरोप लगाया कि जी मैं देख रहा हूँ आप कुछ जवाब देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अमन जी, मैंने इनके बिन आधार वाली बातों को सुना, बहुत हवा में बातें कर रहे थे। मैं आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बताता हूँ, सुनिए महाशय, सुन लीजिए, सुन लीजिए। पहले आप लोग खेत जोतने के लिए बैल का उपयोग करते थे, लेकिन हमने ट्रैक्टर जैसा आधुनिक मशीन दिया जो 10 दिनों वाला मात्र 10 घंटे में करती है। आपने क्या दिया था बताइए? आपको बैलगाड़ी का यूज करते करते आप लोग का बुद्धि बैल जैसा हो गया है। अभी और सुनिए, पहले आप लोग वर्षा ऋतु में डिपेंड थे, वर्षा नहीं हुई तो भूखे मरते थे। आपको तो 1957 और 1966 वाला आकार याद ही होगा, बताइए। लेकिन हमने डैम, बोरवेल, ड्रिप इरिगेशन जैसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिया, वेदर फोरकास्ट जैसा टेक्नोलॉजी दिया जो मौसम का हाल सब पहले से ही बता देती है। यही नहीं, हमने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हाई एंडिंग वेराइटी सीड्स दिया, जिससे आपके फसल की उपज और बढ़ रही है। और आप लोग पैसा छाप रहे हैं। यही नहीं, एडवांस लैब भी दिया, वहां पे आप लोग अपनी मिट्टी की गुणवत्ता जांच कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते
कह दिया? बताइए, क्या आपके पास कुछ रिपोर्ट है? बस हवाई बात करने से नहीं होगा, बताइए। जी धन्यवाद अंकित जी। मॉडर्न एग्रीकल्चर ने आज आसानी से ज़्यादा हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन रेट बढ़ गया है। किसान जी, इनका ये कहना है कि आज फर्टिलाइजर्स इन्होंने दिया और भी कई सारी तकनीक दिए जिससे कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा हो चुका है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और वैदिक सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का क्या रोल था, आप बताएं। ये जो एडवांसमेंट की बात बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोलते कि हमारे इन्वायरमेंट को बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने। जो समय पे बारिश होती थी, आज समय पे बारिश नहीं हो रही, मिट्टी का उर्वरक शक्ति खराब है। आज हम फैन, एसी, कूलर ना लगा घर में तो जिंदा नहीं रह सकते। ये इन्हीं की एडवांसमेंट की वजह से है। इनके इससे तो आप डिनाई नहीं करेंगे। और हमारे कल्चर में क्या होता था कि हाई क्वालिटी के फूड प्रोड्यूस होते थे, और इनके मॉडर्न कल्चर में क्या हो रहा है कि ऐसे फूड प्रोड्यूस है जिससे केवल पेट भरता है और तरह तरह की बीमारियां होती है। इनके पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो फूड प्रोड्यूस होता है उससे आज कैंसर, स्किन डिजीज, एलर्जी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जाने कितने बीमारियां होती है। यहाँ तक कि प्रीमेच्योर बर्थ, हार्मोनल डिसबैलेंस, और यहाँ तक नहीं इनके केमिकल का यूज करके हमारे किडनी में स्टोन जमा होते हैं। तो ऐसे फार्मिंग की क्या जरूरत, जब हमारा लाइफ दुखों कष्टों में निकले तो ऐसे फार्मिंग की क्या जरूरत है। ये बोला हमने लैब दिया है, हमने एडवांस टेक्नोलॉजी दिया, उसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जीवन खराब हो रहा है। तो ये आज के बाद यूज ना करें, हम यही बोलेंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद किसान जी, आपने अपना पक्ष रखा। मैं बताता हूँ बीमारियों और मेडिसिन के बारे में। आप बीमारी की बात करते हैं, आपके समय में मैं बस छोटा सा फीवर की उदाहरण लेता हूँ। छोटा सा फीवर के कारण आप फीवर होता था तो आप लोग को महीनों लगते थे ठीक करने में, और अभी छोटा सा मेडिसिन पैरासीटामोल असर मिनटों में, ठीक है। और छोटा इन्फेक्शन के कारण आपकी जान चली जाती थी, हमने आपको सर्जरी दिया और साथ में एनेस्थीसिया भी दिया जो बिना किसी दर्द का इलाज होता है, और एक्सरे दिया, सीटी स्कैन दिया, सेग्नोग्राफी दिया। इसके गंभीर बीमारियों का इलाज मिनटों में पता लगाया जा सकता है। बीमारी मैं नहीं दिया, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ सो सुनिए आप। संयम रखिए, आपके समय आएगा तो फिर आप बोलिए। पोलियो का वैक्सीन दिया, और कुछ दिन पहले कोरोना टाइम में तभी भी वैक्सीन दिया, और 125 करोड़ देशवासियों के लिए वैक्सीन दिया, और अन्य देश में भी मैं ट्रांसफर किया। उसके बाद साथ ही साथ में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक सर्जरी, नैनो टेक्नोलॉजी और जीन थेरेपी दिया। ये आधुनिक भी हमारा ही देने आपको, और इसके साथ आप बिना किसी त्रुटि के इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद जय कृष्ण जी। ज्ञानपन जी, इसका उत्तर मैं आपसे लेना चाहूँगा। इनका कहना है कि कोरोना के काल में आप कहाँ थे जब ये वैक्सीन बना रहे थे, और भी कई सारे इन्होंने अपने मेरिट्स गिनाए मॉडर्न मेडिसिन के। आपका क्या कहना है, वैदिक मेडिसिन का क्या रोल है, बताइए। जैसा कि मेरे मित्र जैक्सन जी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, ये कोविड के टाइम में पैसा इकट्ठा करेंगे गरीबों से, और वही करेंगे स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। कुत्ते और आप में कोई फर्क नहीं है। आप समझाइए, आपको कोई शांत पड़िए, संयम आएगा जी। आपका ये दिया जा रहा है, इसके बाद आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आप अपना जवाब दे। देखिए, ये तथ्य की बात कर रही थी, ये तथ्य छुपाने में माहिर। ये कभी ये नहीं बताएंगे कि ओल्डेस्ट मेडिकल बुक आपने संहिता है, कभी पढ़े हैं? पढ़िए। आप बताते हैं हमने एनेस्थीसिया दिया, क्या आपने एनेस्थीसिया दिया? सुश्रुत संहिता पढ़े? सुश्रुत संहिता में पूरा डिटेलिंग में एनेस्थीसिया के बारे में दिया गया, 7 मेडिसिनल प्लांट के बारे में दिया गया। आपके ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी में आज भी महर्षि सुश्रुत का स्टैच्यू लगा हुआ। आप बात करते हैं आपने एनेस्थीसिया दिया है, आप क्या बता रहे थे? आप कोविड में कहाँ थे? कोविड में हम गरीबों की सेवा कर रहे थे, आप तो पैसे बना रहे थे। आप क्या बोलते हैं? आपने वैक्सीन दिया। आप ये बताना भूल जाते हैं कि आपने ही चाइनीज वायरस दिया, वुहान के शहरों से आया ये चाइनीज वायरस। ये क्यों नहीं बताते हैं? बात मत करिए। एक भाई वायरस बनाएंगे, एक भाई दवाई बनाएंगे, और एक दोनों को एक दूसरे को सालाते रहेंगे। यही काम है आप लोगों का। आप लोग ये नहीं बताते, ये लोग नया वर्ड यूज
लोग आसन बोलते थे, ये लोग बोलेंगे फिजिकल हीलिंग विदाउट मेडिसिन। अरे भाई आसन बोलिए, आसन। आप प्राणायाम बोलेंगे, कोहेरेंट ब्रीदिंग। प्राणायाम बोलने में शर्म आता है, बोलिए प्राणायाम क्यों नहीं बोलते? क्रेडिट आप बोले थे क्या? जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते, ये तो आप पे लागू होता है। आपने हमारे शिशु संहिता से चुराए, चरक संहिता से चुराए, अतरस संहिता से चुराए, और आप पैकेजिंग कर दी और बोलते हैं हमने क्या बात करते हैं? बोलिए आप क्यों नहीं कर रहे? आप ये चश्मा खोलिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन का चश्मा खोलिए, वैदिक सिविलाइजेशन का चश्मा पहनिए, आपको दिखने लगेगा इतने ह्यूमन वैदिक सिविलाइजेशन का फॉलो करते हैं। आप भी फॉलो करें। आपके हम देख रहे हैं विप्लवा में फॉलो कर रहे हैं यही सारे यूथ। यस, तो धन्यवाद ज्ञान कुंज जी, आपने अपना पक्ष मजबूती से। हमने थोड़ा सा एक पॉइंट कंक्लूड करना चाहूँगा। 10 सेकंड। ये बात कर रहे थे कि हम लोग कोविड में वैक्सीन दिया, हमने आयुर्वेदिक कोरोनिल वैक्सीन दिया, इन्होंने साजिश करके उसको दबाया, फिर भी वो 150 प्लस कंट्री में भारत के वो एक्सपोर्ट किया। आप उसको नहीं बताएंगे, आप बताएंगे सिर्फ वैक्सीन वैक्सीन। क्या है, क्या है? आप ये नहीं बताएंगे। WHO को मानते हैं ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका कहना है 70 से 80% लोग वैदिक सभ्यता की ओर लौट रहे हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, विश्वास तो होगा नहीं। जूलिया रॉबर्ट, ह्यूज जैकमैन, आपके अक्षय कुमार भारतीय, वो भी अगर उनको बीमारी होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं। और हम लोग के वैदिक सभ्यता में प्रिंसिपल होता, ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, पानी गंदा आप करेंगे तो रेफ्रिजरेटर तो आप ही देंगे। आप क्या बात कर रहे थे? जी देखिए हमारे प्रिंसिपल होता, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम आपके दिमाग में जो कचरा भरा है वो कचरा नहीं फैलाएंगे तो हमें कचरा का सामना क्यों करना पड़ेगा? आप जवाब दीजिए। जी धन्यवाद ज्ञान कुंज जी, आपने अपना पक्ष मजबूती से रखा। हम देख रहे थे दर्शक भी उत्साहित हो रहे थे। हमने कई सारे क्षेत्रों की बात की, हमने एग्रीकल्चर की बात